गैसीय स्टेट चल रहा था हमारा बच्चों, उसमें हम लोग ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न पढ़ रहे थे। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न में हमारा मेन इक्वेशन ये आया था, जो कि था रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ ए डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ बी इज इक्वल टू पी ए बाई पी बी, जहाँ पी ए और पी बी ए और बी का पार्शियल प्रेशर था, अंडर रूट एम बी बाई एम ए, मोलर मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ ए। ठीक है। फिर हमने बताया था कि आर ए बाई आर बी को तुम चाहो तो एन ए डैश बाई एन बी डैश लिख सकते हो, जहाँ पे एन ए डैश जो है वो मोल्स इफ्यूज्ड है, चाहे कैपिटल एन ए डैश बाई कैपिटल एन बी डैश भी लिख सकते हो, जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इफ्यूज्ड है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चाहे मोल को और क्या लिख सकते थे आप लोग, वॉल्यूम ऑफ ए इफ्यूज्ड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ बी इफ्यूज्ड लिख सकते हो, चाहे लेंथ इफ्यूज्ड बाई ए डिवाइडेड बाई लेंथ इफ्यूज्ड बाई बी भी आप लिख सकते हो। यहाँ तक हम सीख चुके थे। ठीक है। और बताए थे कि अगर सेम कंडीशन हो, एट सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वैसे केस में दोनों गैस के लिए अगर प्रेशर का कंडीशन सेम है, पी और पी भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा आर ए बाई आर बी इज इक्वल टू अंडर रूट एम पी बाई एम ए। ये हमने बताया था बच्चों। और यहाँ पे हमने क्या सिखाया था कि बेसिकली ये जो है एन ए डैश बाई एन बी डैश, ये वास्तव में एन ए डैश बाई टी ए डिवाइडेड बाई एन बी डैश बाई टी बी है, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है मोल्स इफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम। फिर हमने ये क्यों लिखा, तो हमने एज्यूम कर लिया है कि टी ए बराबर टी बी है। अगर टी ए बराबर टी बी नहीं होगा तो सब में न्यूमरेटर में टी ए से डिवाइड होगा, डिनोमिनेटर में टी बी से डिवाइड होगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब एक बात बताओ, इस वाले केस में अगर मान लो हम लिखें इक्वेशन पी एम बराबर डी आर टी, ठीक है, एक बार ए के लिए एक बार बी के लिए, क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर का कंडीशन सेम है, तो इक्वेशन क्या आएगा, पी एम ए इज इक्वल टू डी ए इंटू आर टी और पी एम बी इज इक्वल टू डी बी इंटू आर टी। कहने का मतलब प्रेशर टेम्परेचर सेम है तो मोलर मास डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। तो एम बी बाई एम ए को अगर मोलर मास डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है तो आप लिख सकते हो आर ए बाई आर बी इज इक्वल टू, ये जो एम बी बाई एम ए है इसे लिख सकते हो आप डी बी बाई डी ए। कहने का मतलब हमारा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है 1 बाई डेंसिटी के डी। तो बहुत जगह तुम्हें ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का ये स्टेटमेंट भी देखने को मिलता है। ठीक है। यहाँ पे अंडर रूट होगा, जिस प्रकार से पिछले क्लास में मैंने बताया था कि सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रेट ऑफ डिफ्यूजन मॉलिकुलर वेट के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसी प्रकार से ये भी देखने को मिलेगा तुम्हें, लिख देते हैं यहाँ पे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। ऐसा भी होता है। ठीक है। कब, एट सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये भी याद रखना, मेडिकल के बच्चों के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव सवाल में, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है। नोट कर लो इतना, फिर से स्टार्ट कर, फिर से इतना नोट करो। चलो ये सवाल देखते हैं बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझना इसको। कह रहा फॉर 10 मिनट ईच, 10 मिनट तक, देखो टाइम सेम कर दिया, टी ए बराबर टी बी, फ्रॉम टू आइडेंटिकल होल्स नाइट्रोजन एंड एन अननोन गैस आर लीक्ड इनटू अ कॉमन वेजल ऑफ 4 लीटर कैपेसिटी। इस लाइन को समझो क्या बोल रहा है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये रेगुलर सवाल नहीं है, थोड़ा सा यूनिक है। इसमें क्या कह रहा है कि 2 होल है और दोनों होल में से एक में से नाइट्रोजन को लीक कराया और एक में से अननोन गैस को, और दोनों का दोनों गैस एक कॉमन वेजल में लीक हुआ है। कहने का मतलब अगर ये हमारा वेजल है जिसका वॉल्यूम है 4 लीटर, तो इसमें एक डायरेक्शन से लीक कराया है नाइट्रोजन को और दूसरे डायरेक्शन से लीक कराया है अननोन गैस, जिसे मान लिया हमने एक्स। ठीक है। बोल रहा है द रिजल्टिंग प्रेशर इज 2.8 atm, है ना। जो फाइनल प्रेशर आया वो 2.8 atm है। इसमें गैस जमा हो जाएगा और इस गैस का प्रेशर बोल रहा है 2.8 atm, ऐसा बोल रहा है। ठीक है। एंड
द मिक्सचर कॉन्टेन्स 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन। इस मिक्सचर में 0.4 मोल नाइट्रोजन है, ठीक है। टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सी। टेम्परेचर है 0 डिग्री सी यानी 273 केल्विन। तो एक बात बताओ, टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर से टोटल मोल आ जाएगा, और अगर टोटल मोल आ गया तो उसमें से नाइट्रोजन का मोल अगर माइनस कर दें तो जो अननोन गैस इसमें है वो मोल आ जाएगा, तो दोनों का मोल आ जाएगा। लेकिन ये दोनों का जो मोल आएगा वो कौन सा मोल होगा? वो इफ्यूज्ड मोल होगा, क्योंकि देखो इफ्यूजन तो बाहर से हुआ है, अंदर में जो मोल आया है वो तो इफ्यूज होकर आया है। इधर कोई कंटेनर अगर होगा तो वहां से फ्यूजन हो रहा है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है। यहाँ से फ्यूजन होकर इसमें घुस रहा है, तो इसमें जो मोल है, इस कमरे में जो मोल है वो इफ्यूज होने के बाद वाला मोल है। जो मोल इफ्यूज कर गया वो मोल है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो मोल निकालो जरा। n बराबर क्या? पीवी अपॉन RT। हम टोटल मोल निकाल रहे हैं। प्रेशर कितना? 2.8 atm। वॉल्यूम हो गया 4 लीटर। R हो गया 0.0821 और टेम्परेचर हो गया 273 केल्विन। 2.8 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 22.4 होगा। याद रखना 22.4 7 से कैंसिल होता है, और 7 से ये भी कैंसिल हो रहा है। तो देखो तो कितना आएगा? 7 से 2.8 0.4 बार में कैंसिल होगा, और 7 से 22.4 3.2 बार में कैंसिल होगा, ठीक है। ये 8 बार में गया 1/2 यानी ये हो गया 0.5 मोल। तो टोटल मोल हो गया 0.5, उसमें नाइट्रोजन है 0.4। कहने का मतलब कि 0.1 मोल जो होगा ये अननोन गैस X होगा, ठीक है। अब क्या हम करें? हमसे बोल रहा है कि मोलर मास बताइए अननोन गैस का। तो अब क्या दिमाग लगाएं बच्चों? तो हम लिखेंगे रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन बाय रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ X बराबर अंडर रूट मोलर मास ऑफ X डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, ऐसा लिखेंगे। तुम बोलोगे हमने प्रेशर का टर्म क्यों नहीं लिखा? तो नाइट्रोजन इधर कहीं से इफ्यूज हुआ है, X इधर कहीं से इफ्यूज हुआ है, तो हमें तो इनिशियल कंडीशन पता ही नहीं था कि किस प्रेशर पे इफ्यूज हुआ है। तो जब पता ही नहीं है तो हम सेम कंडीशन लेकर चलेंगे, इसलिए हमने दोनों का प्रेशर सेम ले लिया, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करें यहाँ पे? तो एक बात बताओ, ये जो रेट ऑफ इफ्यूजन देख रहे हो, इसे लिखने का तरीका मैंने बताया था कि तुम इसे लिख सकते हो मोल इफ्यूज पर यूनिट टाइम। तो हम LHS को लिख सकते हैं मोल ऑफ नाइट्रोजन डैश डिवाइडेड बाई टाइम टेकन TA डिवाइडेड बाई मोल ऑफ X डैश डिवाइडेड बाई टाइम टेकन X के द्वारा, ये नाइट्रोजन के द्वारा, ये X के द्वारा, इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ X डिवाइडेड बाई 28। ऊपर में बोला है 10 मिनट ईच, 10 मिनट तक, तो टाइम इंटरवल तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा हमारा फॉर्मूला मोल ऑफ नाइट्रोजन जो कि इफ्यूज हुआ, या इफ्यूज मोल है। LHS में जो होता है वो रेट ऑफ इफ्यूजन, तो उससे रिलेटेड जो मोल होगा वो इफ्यूज होने वाला मोल है, जो इफ्यूज हो चुका है, डिवाइडेड बाई मोल ऑफ X इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ X डिवाइडेड बाई 28। अब देखो तो मोल कितना इफ्यूज हुआ, तो नाइट्रोजन इफ्यूज होते 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 0.4 मोल जमा हो गया। तो नाइट्रोजन का जो मोल इफ्यूज हुआ है वो 0.4 है, X का जो मोल इफ्यूज हुआ है वो 0.1 है, इज इक्वल टू mx बाई 28, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप mx निकालोगे मोलर मास ऑफ X, तो रूट पहले इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 28 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 इंटू 28। यहाँ से आपका आंसर 448 आ जाना चाहिए, ठीक है। नोट कर लो। देखो बच्चों, अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल कराते हैं, बहुत बार पूछता है ये भी। मान लो कि एक पाइप है ना, पाइप का जो लेंथ है वो सपोज करो 1 मीटर है। तुमने इस सिरे से अमोनिया गैस को इस पाइप में इफ्यूज कराया, और इस सिरे से तुमने HCl गैस को इफ्यूज कराया, ठीक है। तो सवाल पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अमोनिया एंड, जहाँ से तुम अमोनिया को इफ्यूज कराए हो वहाँ से कितनी दूरी पे, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अमोनिया एंड white fumes of NH4Cl will first appear, ठीक है। ये बोल रहा है
कि अमोनिया जिस सिरे से फ्यूज़ करा रहे हो वहाँ से कितनी दूरी पे हमें वाइट फ्यूम्स, उजला धुआं NH4Cl का सबसे पहली बार देखने को मिलेगा। तो NH4Cl तुमको कब मिलेगा? जब यहाँ से अमोनिया गया, इधर से Cl आया, दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो NH4Cl आपको देखने को मिलेगा। तो जिस पॉइंट पे दोनों मिलेगा, जिस पॉइंट पे मान लो कि लेफ्ट साइड से, है ना, मान लो कि लेफ्ट साइड से x मीटर के डिस्टेंस पे अमोनिया HCl से पहली बार मिलता है, होगा क्या? देखो, अमोनिया यहाँ से फ्यूज करेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, उसी टाइम HCl भी आगे बढ़ रहा है, दोनों को सेम समय में छोड़ा गया है। ठीक है, तो मान लो कि 5 बजे दोनों को छोड़ा गया, अमोनिया आगे बढ़ रहा है, HCl भी आगे बढ़ रहा है, और 5:02 पे दोनों का दोनों यहाँ पे एक दूसरे को टच करता है, मिल जाता है। कहने का मतलब कि 2 मिनट तक ये भी फ्यूज किया और 2 मिनट तक ये भी फ्यूज किया, तो दोनों के लिए टाइम टेकन तो सेम है। और यहाँ पे x क्या है? x है लेंथ इफ्यूज्ड बाई अमोनिया। अब याद आ रहा होगा हम इसको कहाँ से रिलेट करेंगे? रेट ऑफ इफ्यूजन को हमने लेंथ इफ्यूज्ड से भी रिप्लेस किया था। तो अगर अमोनिया x मीटर चला तो HCl कितना चलेगा? तो HCl जो है वो 1 - x मीटर चलेगा उतने ही देर में। ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव में छोटा सवाल इसमें क्या पूछ सकता है कि किस एंड से, है ना, वाइट फ्यूज जो तुमको मिलेगा वो किस एंड से नजदीक होगा? अमोनिया वाले साइड से नजदीक होगा या HCl वाले साइड से नजदीक होगा? तो एक बात बताओ, उधर से एक ह्यूमन दौड़ रहा है और कमरे के दूसरे कॉर्नर से भी एक ह्यूमन दौड़ रहा है, तो दोनों कहाँ पे मिलेगा? तो जो आदमी फास्ट है ना, उससे नजदीक नहीं मिलेगा। अगर उधर से एक घोंघा आगे बढ़ा और इधर से दूसरे साइड से एक ह्यूमन आगे बढ़ा, तो ह्यूमन जो है काफी डिस्टेंस कवर कर लेगा और घोंघा जिस साइड से चला है थोड़ी दूरी पहुंचेगा कि दोनों का दोनों मिल जाएगा। कहने का मतलब जो स्लो गैस होगा उसे जहां से छोड़ा गया है उसके नजदीक दोनों का दोनों मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, पिछले क्लास में क्या बताए थे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट लगा के, यानी जो भारी गैस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अमोनिया का मोलर मास कितना? 17, HCl का मोलर मास 36.5, यानी HCl हमारा भारी गैस हो गया, तो HCl यहाँ से धीरे 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 आगे बढ़ेगा, तब तक अमोनिया यहाँ से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछे कि किस एंड के नजदीक दोनों मिलेगा, तो तुम्हारा आंसर होगा HCl के, है ना, HCl जिस एंड से छोड़ा गया है उस एंड के नजदीक हमको पहली बार व्हाइट फिल्म्स देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि दोनों वहीं पे पहली बार मिलेगा। हाँ, ऐसा सवाल वो उधर पूछता है, गैस को चेंज कर देगा। जब भी ऐसा सवाल पूछे हमेशा यही दिमाग लगाना, जो भारी गैस है उस वाले एंड से नजदीक दोनों का दोनों गैस मिलेगा। ठीक है, क्योंकि भारी गैस उतना दूर इफ्यूज कर ही नहीं पाएगा जितना दूर हल्का वाला गैस इफ्यूज होकर चला आएगा। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व किया जाएगा। तो कैसे सॉल्व करें बच्चों? सीरियसली लिख दो, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ अमोनिया बाय रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ HCl इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ HCl बाय मोलर मास ऑफ अमोनिया। ठीक है, इसे क्या बताए थे? टाइम टेकन तो दोनों के लिए सेम है, तो हम इसे लिख सकते हैं लेंथ इफ्यूज्ड बाय अमोनिया डिवाइडेड बाय लेंथ इफ्यूज्ड बाय HCl इज इक्वल टू, है ना, ये हो जाएगा 36.5 और ये हो जाएगा 70। ठीक है, और अमोनिया कितना लेंथ इफ्यूज किया है? तो अमोनिया किया है x, HCl कितना है 1 - x इज इक्वल टू हो जाएगा 36.5 बाई 70। अब यहाँ पे ये बेवकूफ़ी मत करना कि रूट को लेफ्ट साइड में ले गए और इसको स्क्वायर कर दिए, लेंदी हो जाएगा। इसको मैथमेटिकली पहले सॉल्व कर लेना, है ना, पहले 36.5 को 17 से डिवाइड कर लेना, उसका रूट निकाल लेना, जो रिजल्ट आएगा उसको x/1 - x के साथ सॉल्व कर देना। लीनियर इक्वेशन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसको निकालना, है ना, आंसर इसका लाना। तुम नोटिस करोगे कि जो हमारा x है वो 0.5 से बड़ा आएगा। क्यों 0.5 से बड़ा आएगा? क्योंकि 0.5 ठीक बीचों बीच का डिस्टेंस हो गया और HCl के नज़दीक मिलना है, तो अमोनिया मिड पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा, और x हमने डिस्टेंस लिया है अमोनिया से, तो अमोनिया से जो डिस्टेंस होगा वो 0.5 से बड़ा आएगा। ठीक है, नोट कर लो, सॉल्व करना है इसको। चलो बच्चों, फिर से आते हैं हम लोग अपने बेसिक इक्वेशन में। तो क्या था? RA/RB इज इक्वल टू PA/PB √ MB/MA। ठीक है, किस तरह से हो रहा है ये कंटेनर है। अब देखो हम एक काम कर रहे हैं, मान लो अंदर में A और B दोनों है, और A का जो मोल है Na है, B का जो मोल है Nb है, और यहाँ से जो इफ्यूजन होता है
तो जो इफ्यूज़ करता है वो Na डैश है और Nb डैश है, ठीक है। तो अब देखो अंदर में मोल कितना है Na, तो इस कंटेनर पे अगर हम P बराबर nRT लगा दें तो क्या आएगा, Pa इंटू बी बराबर Na इंटू आर टी, Pb इंटू वी बराबर Nb इंटू आर टी लिख सकते हैं। दोनों को अगर रेशियो ले लोगे तो आ जाएगा Pa बाई Pb इज इक्वल टू Na बाई Nb। कन्फ्यूज मत करना, Na बाई Nb अंदर का मोल है और Na डैश बाई Nb डैश इफ्यूज़ होने वाला मोल है, जो इफ्यूज़ कर रहा है, ठीक है। हमेशा यही कन्वेंशन हम यूज़ करते हैं, जिसमें डैश लगा है वो इफ्यूज़ वाला है, जिसमें डैश नहीं लगा है वो इनसाइड मोल है, ठीक है। तो देखो यही वो प्रेशर है जिसकी वजह से इफ्यूज़ कर रहा था Pa बाई Pb, तो उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, Na बाई Nb अंडर रूट Mb बाई Ma से, ठीक है। Ra बाई Rb बराबर, तो ये भी एक इक्वेशन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहो तो तुम पार्शियल प्रेशर के रेशियो को मोल के रेशियो से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। उससे भी तुम्हारा रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो आ जाएगा। अब देखो हम पिछले क्लास में बताए थे कि Ra बाई Rb को क्या लिख सकते हैं, Na डैश बाई Nb डैश, अगर टाइम इंटरवल सेम है तो वैसा अगर रिप्लेस कर दोगे तो इन दोनों मोल में भी रिलेशन आ जाएगा, लेकिन इसको हम थोड़ी देर बाद भी देखेंगे, पहले हम इस पर काम करेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखो अच्छे से, जो पार्शियल प्रेशर का रेशियो था उसे हम मोल के रेशियो से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। नोट करो इसको। और क्या कर सकते हैं बच्चों, तो देखो मोल को क्या लिख सकते हो, मास बटा मोलर मास, तो मास बटा मोलर मास लिखोगे तो WA बाई Ma डिवाइडेड बाई WB बाई MB अंडर रूट MB बाई Ma, ऐसा लिख सकते हो। बराबर देखो तो क्या आ गया, WA बाई WB इंटू ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो MB बाई Ma अंडर रूट MB बाई Ma, तो ये आ गया WA। इसको रखना नहीं है, इसको बस याद रखना है ना। याद क्या रखना है, डाल्टन्स लॉ में पढ़े ही थे कि पार्शियल प्रेशर का रेशियो मोल के रेशियो के बराबर होता है, तो डाल्टन्स लॉ से हम यहाँ पे रिप्लेस कर दिए सीधे, और बाकी ये तो तुम 3 लाइन में निकाल लोगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया, MB बाई Ma का पावर 3/2। कहने का मतलब अगर तुम्हें मास का रेशियो भी देते तो भी तुम रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन मास का रेशियो देता है तो भी हम ये फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करके सीधे मास को मास बटा मोलर मास, ये मोल को मास बटा मोलर मास करके लिख देते हैं, बाकी मोलर मास जो है आपस में मर्ज हो ही जाएगा, ठीक है। तो तुम बस इसको याद रखना, बाकी ये सारा काम खुद से हो जाएगा। नोट करो। चलो देखो बच्चों ये सवाल देखा जाए, करा कैलकुलेट रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 एंड SO2 इफ इन द मिक्सचर दे आर प्रेजेंट इन 1:4 मोलर रेशियो 1:4 मास का रेशियो। तो मोल का रेशियो अलग अलग है तो पार्शियल प्रेशर का रेशियो भी अलग अलग होगा, है ना। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, फर्स्ट पहले लिख दिया जाए RCH4 बाई RSO2 बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 अंडर रूट मोलर मास ऑफ SO2 बाई मोलर मास ऑफ CH4, ठीक है। क्या सिखाए थे, प्रेशर के रेशियो को मोल के रेशियो से रिप्लेस कर सकते हैं, इनसाइड मोल, तो मोल ऑफ CH4 बाई मोल ऑफ SO2 अंडर रूट SO2 का कितना 64, मीथेन का 16, और मीथेन और SO2 का मोलर रेशियो दिया हुआ है 1:4। वैल्यू पुट कर दो 1:4, 16 से 64 गया 4 बार में, उसका रूट आया 2, तो ये आ गया 1/2। बहुत ही आसान है, हो गया। अगला देखो, अगले में भी सेम चीज़ लिखा है RCH4 बाई RSO2, है ना। प्रेशर को डायरेक्ट ही मोल लिख देते हैं, तो मोल ऑफ मीथेन बाई मोल ऑफ SO2 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ SO2 बाई मोलर मास ऑफ मीथेन। अब देखो यहाँ मास का रेशियो दिया है, फिर भी हम मास में नहीं लिख के मोल में ही लिखे हैं, क्योंकि ऐसे भी हम वैल्यू तो पुट कर ही लेंगे। तो बताओ क्या होगा, है ना। मास क्या है 1:4, तो मोल का रेशियो क्या होगा, ऊपर में देखो हमने लिखा 1:4 मास रेशियो, यानी मीथेन से SO2 का मास रेशियो 1:4, तो 1 को हम डिवाइड करेंगे 16 से, क्योंकि मीथेन का मोलर मास 16 है, (4), नीचे में 4 आया, 4 किसका मास है SO2 का, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 64 से। तो बहुत ही आसान से हो जाता है, WA बाई WB MB बाई MA का पावर 3/2, उसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, उसमें कंफ्यूज कर जाओगे, हम इसी से काम कर लेंगे। अंडर रूट 64 बाई 16 कितना आ जाएगा बच्चों, ये देखो 16 से 64 4 बार में गया, 4 से 4 कट गया, और ये हमारा 2 आ गया, तो 2:1 आ गया, हो गया खत्म। नोट कर लो। ये देखते हैं थोड़ा बढ़िया सवाल, इसमें कह रहा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 2 गैसेस A एंड B आर इन द रेशियो 1:4।
ठीक है, कह रहा आर ए बाई आर बी जो है वो 1:4 है। इफ रेशियो ऑफ देयर मासेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर इज 2:3, मास का रेशियो दे दिया। तो कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन का रेशियो क्या होगा। मोल फ्रैक्शन का रेशियो यानी आपसे क्या पूछ रहा है, एक्स ए बाई एक्स बी पूछ रहा है। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, मोल ऑफ ए बाई टोटल मोल, मोल ऑफ बी बाई टोटल मोल। यानी कि आपसे एन ए बाई एन बी पूछ रहा है। और मोल क्या होता है, मास बटा मोलर मास। तो हम इसे लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बाई मोलर मास ऑफ ए, डब्ल्यू बी बाई मोलर मास ऑफ बी, यानी डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू बी इंटू एम बी बाई एम ए। कहने का मतलब अगर मास का रेशियो मिल जाए, मोलर मास का रेशियो मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो मास का रेशियो तो दिया हुआ है, मोलर मास का रेशियो हमें निकालना है, तो मोलर मास का रेशियो इससे निकल जाएगा। तो तुमको दिखाते हैं इस बार डायरेक्ट इक्वेशन लिख के, ठीक है। तो अभी तुरंत क्या लिखे थे, आर ए बाई आर बी बराबर डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू बी और एम बी बाई एम ए का पावर 3/2। तुम डायरेक्ट नहीं लिख के मोल वाले से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेसिकली यही क्वेश्चन आता है। क्योंकि हम एक सवाल मोल वाले से कर दिए, इसलिए हम इसको मास वाले से कर रहे हैं कि तुम यहाँ से भी करोगे तो भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आर ए बाई आर बी कितना दिया है बच्चों, 1:4 लिख दिया हमने 1:4। मास का रेशियो कितना दिया है, 2:3 लिख दिया हमने 2:3 इंटू एम बी बाई एम ए का पावर 3/2। अब देखो इसको, 3 इधर गया 2 इधर आया, तो ये हो गया 3/8। 3/2 को लेफ्ट साइड में लाओगे तो ये पावर में चला जाएगा, 2/3 इज इक्वल टू एम बी बाई एम ए। यहाँ से एम बी बाई एम ए कितना आएगा, ठीक है। तो छोटा सा कैलकुलेशन है, देखो ध्यान से। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, तो हमने लिख दिया 9। तो पावर में बच गया कितना, 1/3, क्योंकि स्क्वायर तो हमने कर दिया। अब 8 का देखो, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 64 का क्यूब रूट कितना होगा, तो 4। ऐसे भी देखो 8 का क्यूब रूट 2 और 2 का स्क्वायर होगा 4, तो नीचे में सॉल्व होकर 4 आ गया। 9 का पावर 1/3 देखो दिया हुआ है, 9 का पावर 1/3 दिया है 2.08। हमने लिख दिया 2.08 डिवाइडेड बाई 4, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.52। बस खत्म हो गया। एम बी बाई एम ए आ गया, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू बी कितना था, 2:3 लिख दो, 2:3 इंटू एम बी बाई एम ए। एम बी बाई एम ए कितना आया, 0.52। यहाँ से सॉल्व करोगे एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, नोट कर लो। अब देखो बच्चों, अब जो बताने जा रहे हैं उस पर बढ़िया सवाल बनता है ना। तो ध्यान से समझना है इसको, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग फंसता है इसमें। मान लो कि मेरे पास एक कंटेनर ये रहा, और ये इस कंटेनर में ए भी है और बी भी है, मिक्सचर है। देखो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक तुम जो डिफ्यूज़न कराते थे तो जो कंपेयर करते थे, रिलेटिव रेट निकालते थे, रेशियो आर ए बाई आर बी, वो किसी एक गैस का दूसरे गैस के रिस्पेक्ट में। मेरा क्या कहना है कि अगर मान लो कुछ ऐसा सीन रहा, एक मिक्सचर में ए और बी है, दूसरे मिक्सचर में सी है ना, ये मिक्सचर हो गया। और आपको बोला कि बताओ इस मिक्सचर का रेट ऑफ डिफ्यूजन सी के रेस्पेक्ट में, चाहे हो सकता है इसमें ए दे दे चाहे बी दे दे, तो ए और बी दे देगा तो थोड़ा आसान ही हो जाएगा, है ना। इसलिए जानबूझकर हम कुछ अलग लिए हैं, उसमें सी दे दिया। तो ऐसे सवाल को कैसे करोगे, क्या हम इसको ऐसे लिख दें कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ मिक्सचर यानी टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अंडर रूट मोलर मास ऑफ सी बाई मोलर मास ऑफ मिक्सचर, ऐसे करें। तो ऐसे हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ये गलत है। समझाते हैं क्यों गलत है। मिक्सचर का जो रेट होता है, मिक्सचर का रेट है ना, तो कमरे में से जो बाहर निकलता है, जहाँ मान लो कि कोई क्लासरूम है, क्लासरूम में बॉयज़ भी है गर्ल्स भी है, तो हम तुमसे पूछें कि बच्चों के बाहर निकलने का रेट क्या है छुट्टी होने पे, तो तुम क्या बोलोगे कि 1 सेकेंड में 5 लड़का बाहर निकला और 3 लड़की बाहर निकली। इसका मतलब कि 8 बच्चा पर सेकेंड है, दोनों को तुम सीधे ऐड कर दोगे। ऐसा थोड़ा है कि बॉयज़ और गर्ल्स का तुम एवरेज निकालोगे और एवरेज निकाल के तुम बताओगे। बॉय और गर्ल्स का एवरेज तो बाहर नहीं निकलेगा, जब भी बाहर निकलेगा बॉयज़ अलग निकलेगा, गर्ल्स अलग निकलेंगी, पूरा का पूरा एक मिक्सचर एक तरह से निकलेगा और दोनों को ऐड करके हमको बताना होगा। अगर 2 गैस है कमरे में तो हम देखेंगे यूनिट टाइम में नाइट्रोजन गैस कितना निकला बाहर, ऑक्सीजन कितना निकला, और यूनिट टाइम में दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा नेट रेट ऑफ डिफ्यूजन आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं करते फिर क्या है, तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है।
आर मिक्सचर बाई आर सी, इसको तुम करोगे क्या, आर मिक्सचर, इसे क्या लिख दो, मिक्सचर में कौन कौन है, ए और बी, तो ए भी बाहर निकल रहा है, बी भी बाहर निकल रहा है, तो मिक्सचर के बाहर निकलने का रेट क्या हुआ, आर ए प्लस आर बी हो गया नेट रेट, है ना, आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई आर सी। अब इसको पार्शियली तोड़ लो, आर ए बाई आर सी प्लस आर बी बाई आर सी, और इन दोनों पे अलग अलग डिफ्यूजन का जो हमारा फॉर्मूला है वो लगा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो क्या लगाएं, पी ए बाई पी सी अंडर रूट एम सी बाई एम ए प्लस पी बी बाई पी सी अंडर रूट एम सी बाई एम बी, यहाँ से लगा देंगे। सारा जानकारी तुमको पता होगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि तुमको ए का पार्शियल प्रेशर अलग चाहिए, बी का अलग चाहिए, सी का अलग चाहिए, ठीक है, ए बी सी तीनों का मोलर मास भी चाहिए। तो आर एच एस तो ये हो गया, एल एच एस में क्या लिखेंगे, तो या तो एल एच एस तुमसे पूछेगा, नहीं तो पुराना वही लेंथ इफ्यूज, चाहे वॉल्यूम इफ्यूज, है ना, चाहे मोल इफ्यूज, इस तरह से तुमको डेटा दिया रहेगा, ठीक है। तो अभी हम इस पे जो मेन सवाल पूछता है, हमेशा वही सवाल पूछता है, उसी तरह का पूछता है, उसका प्रैक्टिस कराते हैं। इसको नोट करो पहले, देखो बच्चों पढ़ा जाए इसको, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखना, है ना। जब भी पूछेगा, जेई एडवांस में पूछेगा, मेडिकल में अगर पूछेगा तो इसी का कोई बहुत ही आसान सा फॉर्म पूछेगा। करा है गैसियस मिक्सचर कॉन्टेनिंग ऑक्सीजन एंड अनदर अननोन गैस, एक मिक्सचर है उसमें ऑक्सीजन है और कोई अननोन गैस एक्स है, इन द मोलर रेशियो 4:1, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 4:1, ठीक है। डिफ्यूजर्स थ्रू अ पिन होल, एक पिन होल से बाहर निकलता है दोनों, कितने देर में, 245 सेकंड में, ठीक है। यहाँ तक जानकारी मिल गई हमको बच्चों। आगे बोल रहा है अंडर सिमिलर कंडीशन, सेम कंडीशन में, सेम कंडीशन का मतलब प्रेशर भी सेम, टेम्परेचर भी सेम, सेम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टेक्स 220 सेकेंड टू डिफ्यूज, कहने का मतलब बिल्कुल ऐसा ही कंटेनर, सेम कंडीशन, लेकिन केवल ऑक्सीजन है। ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को डिफ्यूज होने में टाइम लगा 245 सेकंड का, और ऑक्सीजन जो है उसका सेम वॉल्यूम दिया हुआ है, सेम वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम मिक्सचर का था उतना ही वॉल्यूम ऑक्सीजन का, जब डिफ्यूज हुआ तो टाइम लगा 220 सेकेंड, ठीक है। तो कह रहा है कि मॉलिक्यूलर मास अननोन गैस का बताइए क्या होगा, लगाया जाए दिमाग। तो क्या लिखे सबसे पहले, ये हमारा मिक्सचर है, आर मिक्सचर बाई यहाँ पे RO2 बराबर क्या लिखें, ठीक है। तो एक बात बताओ पहले, हम क्या बोले, दोनों में कंडीशन सेम है, तो बच्चों कंडीशन अगर सेम है तो दोनों में प्रेशर सेम होगा। अगर प्रेशर सेम है तो दिमाग लगाना, अगर प्रेशर इसका P ले रहे हैं हम, PATM, तो यहाँ टोटल प्रेशर PATM होगा, और अगर टोटल प्रेशर PATM होगा तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कुछ और होगा, एक्स का तो कुछ और होगा ना। ऑक्सीजन और एक्स का मोलर रेशियो 4:1 है, हम बताए हैं डाल्टन्स लॉ में कि मोल का रेशियो ही पार्शियल प्रेशर का रेशियो होता है, यानी कि पार्शियल प्रेशर का रेशियो भी 4:1 होगा। तो अगर हम इसको P नहीं मान के यहाँ पे कॉमन फैक्टर P ले लें, समझना इसको, हम क्या बोले, इस मिक्सचर में, ध्यान से समझना, अभी से हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझना। अगर इस मिक्सचर में प्रेशर को हम एज्यूम करें तो जो मोल का रेशियो होगा वही प्रेशर का रेशियो होगा डाल्टन्स लॉ से। तो अगर मोल का रेशियो 4:1 है तो प्रेशर का रेशियो भी 4:1 होगा। ये सोचते ही हमने ऑक्सीजन का प्रेशर मान लिया 4P और एक्स का प्रेशर मान लिया P, तो टोटल प्रेशर कितना आ गया, टोटल प्रेशर आ गया 5P। क्योंकि दोनों कंटेनर में कंडीशन सेम है तो इसमें अगर टोटल प्रेशर 5P है तो यहाँ भी टोटल प्रेशर कितना होगा, 5P होगा, ठीक है। इससे ये फायदा हुआ कि हमें तीनों गैस का पार्शियल प्रेशर मिल गया। इस ऑक्सीजन का 5P है, इस ऑक्सीजन का 4P है और एक्स का P है। अब हमारा काम हो जाएगा, क्या लिखे इसको, आर मिक्सचर को, तो मिक्सचर में कौन कौन है, O2 प्लस RX, ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाई RO2। लेकिन एक गड़बड़ है, ये ऑक्सीजन फर्स्ट कंटेनर का है और ये ऑक्सीजन सेकंड कंटेनर का है, तो यहाँ पे क्लियरली दिखना चाहिए ना, दोनों सेम ऑक्सीजन नहीं है, अलग अलग कंटेनर में है, दोनों का प्रेशर अलग अलग है, तो दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन भी अलग अलग होगा। तो एक काम कर रहे हैं, ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको हम डैश लगा देते हैं, ऐसे डैश लगा दिया हमने, मिक्सचर पे हमने डैश लगा दिया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मिक्सचर पे हमने डैश लगा दिया ताकि दोनों हमें अलग अलग दिखे। अब क्या करें, इसको पार्शियली तोड़ो, तो RO2 डैश बाई RO2 प्लस RX डैश बाई RO2 लिखेंगे हम लोग, है ना। इतना लिखते ही तुम्हारा काम खत्म हो गया। देखो अब इसको क्या लिखेंगे, LHS को क्या लिखेंगे, तो इसे क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इफ्यूज्ड बाई टाइम टेकन, वॉल्यूम इफ्यूज्ड बाई टाइम टेकन।
तो वॉल्यूम तो सेम है, सेम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, जितना मिक्सचर का वॉल्यूम उतना ऑक्सीजन का वॉल्यूम, लेकिन टाइम अलग अलग है। तो ऊपर वाले को क्या लिखोगे, V बाई 245 डिवाइडेड बाई V बाई 220। कैसे? क्योंकि मिक्सचर और ऑक्सीजन का वॉल्यूम सेम इफ्यूज हुआ है तो उसे हमने V मान लिया। वॉल्यूम इफ्यूज बाई टाइम टेकन इसमें 245, इसमें टाइम टेकन 220 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको रिप्लेस करना होगा तो इसको कैसे रिप्लेस करें, तो बताओ क्या होगा। चलो यहीं पे लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डैश डिवाइडेड बाई, पहले इसको लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अंडर रूट मोलर मास, तो ये भी O2 ये भी O2, तो मोलर मास दोनों का सेम ही होगा, तो हम लिखेंगे 32/32, जो भी कैंसिल हो जाएगा प्लस। अब इसको लिखा जाए तो ये क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ X डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अंडर रूट, O2 का मोलर मास 32, X का मोलर मास हमें निकालना है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे रख रहे हैं, तो PO2 डैश कितना है, डैश हमने इसको माना था, है ना, ये O2 डैश हो गया 4P, तो वैल्यू पुट करो 4P डिवाइडेड बाई, इस वाले O2 का प्रेशर कितना है 5P। ठीक है, प्लस ये तो 1 हो गया कट के, प्लस PX कितना है P, नीचे वाले O2 का इसका पार्शियल प्रेशर 5P अंडर रूट 32 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ X। अब ध्यान से इसको देखो, V से V कट गया, P से P कट जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लिखा जाए, वैल्यू पुट किया जाए तो LHS में क्या आएगा, 220 बाई 245 इज इक्वल टू 4/5, ये हो जाएगा बच्चों 0.8, है ना, प्लस 1/5 अंडर रूट, ये आ जाएगा 32 बाई मोलर मास ऑफ X। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 32 बाई मोलर मास ऑफ X इज इक्वल टू 0.8 उधर गया, तो 220 बाई 245, इसको कैलकुलेट कर लेना, 0.89 समथिंग कुछ आएगा, माइनस हो जाएगा 0.8, और ये जो 1/5 है इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, फिर ये रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 32/mx बराबर, इस पूरे को सॉल्व कर लेना और इसका हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ से कैलकुलेट करना, और यहाँ से जब आप mx निकालोगे तो आपका एग्जैक्ट ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है ना, एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है कैलकुलेशन बिल्कुल आसान देगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, लेकिन अभी सीख रहे हो तो जितना कॉम्प्लेक्स सवाल रहा है उतना ही बढ़िया है। ठीक है, तो इस सवाल को 4-5 बार अच्छे से करना, तुमको इस पार्ट में कमांड रहना चाहिए कि कैसे हम मिक्सचर को ब्रेक करके अलग अलग करके लिखते हैं। ठीक है, नोट कर लो। अगला हेडिंग देना बच्चों, आइसोटोपिक सेपरेशन फैक्टर, बहुत ही आसान सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो ये क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, मान लो ये कंटेनर है और इसमें A और B है। ठीक है, A का मोल है Na, B का मोल है Nb। तुम किए क्या कि इसको कनेक्ट कर दिए एक दूसरे कमरे से, तो यहाँ से इफ्यूज़न होगा, इफ्यूज़न होकर कितना आएगा Na डैश Nb डैश, और हम करते क्या है कि अब सक्सेसिव इफ्यूज़न कराएंगे। अब इसको भी इफ्यूज़ करा दो, इसको इफ्यूज़ करा के अगले वाले में भेज दो, और इसमें मान लो Na डबल डैश डिवाइडेड Nb डबल डैश, है ना, एंड सो ऑन, इस तरह से हम इफ्यूज़न कराते जा रहे हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, ये पहला स्टेप हुआ, ये दूसरा स्टेप ऑफ इफ्यूज़न, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरीके से। तो हम पता करना चाह रहे हैं कि 8-10 स्टेप के बाद हमारा रेशियो चेंज होकर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, अभी तुरंत हम बताए थे कि RA/RB क्या होता है, RA/RB बराबर होता है Na/Nb अंडर रूट Nb/Ma। ठीक है, और सेम टाइम इंटरवल में RA/RB को क्या लिख सकते हो, तो RA/RB हो जाता है Na डैश बाई Nb डैश इज इक्वल टू Na/Nb अंडर रूट Nb/Ma। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे सारा काम करेंगे। जहाँ पे ये कौन सा मोल है, तो ये इनसाइड मोल है बिफोर इफ्यूज़न, इफ्यूज़न के पहले का, है ना, ये इफ्यूज़न का पहले का मोल है ये वाला Na और Nb। Na डैश Nb डैश क्या है, तो जो इफ्यूज़ कर गया वो मोल है ना, ये है इफ्यूज्ड मोल्स। अब यही काम हमें हर स्टेप में करना है। चलो तो किया जाए। आफ्टर फर्स्ट स्टेप ऑफ इफ्यूजन,
ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ इफ्यूजन ये तो पता ही है, Na डैश बाई Nb डैश बराबर क्या लिखोगे, Na बाई Nb अंडर रूट Nb बाई Ma, ये हो जाएगा। अगर शुरू का मोल NaNb है, मोलर मास MbMa है, तो जो मोल इफ्यूज़ किया उसका रेशियो हमें इससे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, अब इधर का भूल जा। तो अब ये हमारा इनिशियल मोल हो गया और ये इफ्यूज्ड मोल हो गया। तो अगर हम सेकेंड स्टेप में लगाएं, आफ्टर सेकेंड स्टेप ऑफ इफ्यूजन, अगर हम सेकेंड स्टेप में लगाएं तो देखो क्या होगा। तो सेकेंड स्टेप, ये हमारा सेकेंड स्टेप है। तो सेकेंड स्टेप के बाद मोल कितना आया, Na डबल डैश Nb डबल डैश, वैल्यू पुट करो, Na डबल डैश डिवाइडेड बाई Nb डबल डैश इज इक्वल टू इनिशियल कितना, तो अब ये इनिशियल हो गया, तो हम लिखेंगे Na डैश बाई Nb डैश अंडर रूट Mb बाई Ma। और एक बात बताओ, क्या हम Na डैश बाई Nb डैश का वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं? तो यहां से अगर वैल्यू पुट करोगे तो देखो क्या आ रहा है, Na डबल डैश बाई Nb डबल डैश बराबर Na डैश बाई Nb डैश, यहाँ से वैल्यू पुट करो। तो ये जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे Na बाई Nb आ गया, Na बाई Nb, और ध्यान से देखना अंडर रूट Mb बाई Ma पहले से था और एक और आ गया, तो हम लिखेंगे अंडर रूट Mb बाई Ma का हम लिख देंगे स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से आफ्टर थर्ड स्टेज ऑफ डिफ्यूजन, तो थर्ड स्टेज के बाद क्या लिखोगे, Na ट्रिपल डैश बाई Nb ट्रिपल डैश बराबर Na डबल डैश बाई Nb डबल डैश अंडर रूट Mb बाई Ma, और Na डबल डैश बाई Nb डबल डैश का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा Na बाई Nb। तो नोटिस कर रहे होगे कि हमें एक पैटर्न दिख रहा है, Ma बाई Mb का पावर 3 आ गया। ठीक है, इसी अंडर रूट Mb बाई Ma को हम लिखते हैं आइसोटोपिक सेपरेशन फैक्टर F का पावर कितना आ गया 3। तो थर्ड स्टेज के बाद पावर 3 आया, फोर्थ स्टेज के बाद पावर 4 आएगा, फिफ्थ के बाद पावर 5 आएगा, nth स्टेज के बाद पावर में n आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखे बच्चों, आफ्टर nth स्टेज ऑफ इफ्यूजन, nth स्टेज के बाद, तो Na बाई Nb, अब ध्यान से देखना ये हमारा निचोड़ आ रहा है। सबसे पहले फर्स्ट कंटेनर में ये था हमारा Na बाई Nb इनिशियल, और हम निकाल रहे हैं nth स्टेज के बाद, तो क्या हो जाएगा इनटू F का पावर n हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया हमारा, जहाँ पे F का वैल्यू क्या है, F बराबर है अंडर रूट Mb बाई Ma। ठीक है, चलो एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। मान लो दिया हुआ है कि ये हमारा कंटेनर है ना, और इसमें फिर से हम ले रहे हैं CH4 और SO2 को, और इसे हम ले रहे हैं मोलर रेशियो 4:1 है ना, 4:1 है ये, 4:1। आपसे पूछ रहे हैं आफ्टर थर्ड स्टेज ऑफ इफ्यूजन, 3 बार इसको अगर हम इफ्यूजन करा दें तो 3 स्टेज के बाद मोल ऑफ मीथेन बाई मोल ऑफ SO2 का रेशियो क्या होगा, है ना, थर्ड स्टेज के बाद। तो क्या लिखेंगे हम, पहले शुरू का मोल का रेशियो कितना है 4:1 इंटू, ठीक है, F का पावर कितना 3, 4 इंटू F क्या होता है अंडर रूट Mb बाई Ma, नीचे कौन है SO2, यानी हो जाएगा 64/16 का पावर 3। ठीक है, तो 64/16 आ जाएगा 4, है ना, 4 का रूट 2 और 2 का पावर 3 8, तो ये हो गया 4 गुना 8 यानी 32:1 हो गया, 32:1। अब देखो क्या नोटिस किए तुम, 3 बार तुम इफ्यूजन कराओगे तो जो हल्का गैस है वो खूब इफ्यूज करेगा। तो देखो मीथेन हमारा हल्का गैस था, तो शुरुआत में SO2 की तुलना में मीथेन मात्र 4 गुना ज़्यादा था। ठीक है, अगर देखा जाए तो मीथेन जो था वो 80% था और SO2 जो था वो 20% था। मात्र 3 बार तुम इफ्यूजन कराए हो, और ध्यान से देखो हमारा मीथेन जो है वो SO2 की तुलना में 32 गुना ज़्यादा हो गया है, 32 टाइम्स ज़्यादा हो गया है। ठीक है, क्योंकि SO2 भारी है तो धीरे धीरे इफ्यूज़ किया और मीथेन तेज़ी से इफ्यूज़ करता चला गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि तुम अगर 8-9 टाइम्स अगर यहाँ से तुम परसेंटेज निकालोगे अब मीथेन का, तो वो 99% आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब कि मात्र 3 स्टेप में ही तुमको 99% प्योर मीथेन मिल गया। जितना ज़्यादा इफ्यूज़न कराओगे उतना ही तुमको मीथेन प्योर मिलता चला जाएगा। तो एक तरीका होता है
दो आइसोटोप्स को सेपरेट करने का। ठीक है, ये तो हम अलग अलग गैस ले लिए, अगर हम दो आइसोटोप लेते हैं, सोचो जरा, तो आइसोटोप का तो मोलर मास अलग अलग होता है। मोलर मास में डिफरेंस जितना ज़्यादा का होगा उतना ही आसानी से सेपरेट होगा। तो आइसोटोप्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, तो रिएक्शन करा के उसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो रिएक्शन हाइड्रोजन देगा वही रिएक्शन ड्यूटेरियम देगा। अगर हम हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम को सेपरेट करना चाहते हैं तो हम उसको ही फ्यूज़न करा के सेपरेट कराते हैं, क्योंकि फ्यूज़न में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। जो हल्का गैस है वो तेज़ी से ही फ्यूज़ करके बाहर निकलता चला जाएगा, भारी वाला जो है वो बचता चला जाएगा, पीछे छूटता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइसोटोपिक सेपरेशन फैक्टर, नोट कर लो। तो बच्चों इसी प्रकार से आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न भी पूरी तरह से खत्म होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।